ब्रह्मांड में कई रहस्य हैं जिनका इंसान के पास कोई जवाब नहीं है। चाहे वह फिर सवाल यूनिवर्स के जन्म से पहले क्या था, ब्लैक होल के अंदर की दुनिया, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से ही जुड़ा क्यों ना हो। लंबे समय से वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, जिसके लिए दुनिया भर में कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से जुड़े एक ऐसे इटालियन एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम DAMA यानी कि डामा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को डिटेक्ट करके इतिहास रचा था। चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होते क्या हैं। वैज्ञानिकों की माने तो हमारे यूनिवर्स का करीब 95% हिस्सा एक ऐसे मैटर और एनर्जी से भरा है जो इंसानों के लिए पूरी तरह से इनविजिबल यानी अदृश्य है। इसलिए वैज्ञानिक इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं, जिसमें यूनिवर्स में करीब 25% डार्क मैटर मौजूद है और करीब 70% डार्क एनर्जी। केवल 5% ही वो मैटर है जिससे यह यूनिवर्स बना है, जिसे हम अभी देख सकते हैं। इसका पता वैज्ञानिकों को 1925 में लगा, जब वैज्ञानिकों को समझ आया कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और इसके फैलने के पीछे एक ऐसी एनर्जी का हाथ है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे यूनिवर्स में देखने को मिलता है। और इसी के कारण यूनिवर्स में मौजूद हर एक गैलेक्सी एक दूसरे से लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेजी से दूर हो रही है। उस समय हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी मदद से हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को डिटेक्ट कर सकें। लेकिन आज के समय वैज्ञानिक ऐसी कई डिवाइस बना चुके हैं जो डार्क एनर्जी को तो नहीं पर डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने ऐसा करके भी दिखाया। चलिए जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर को कैसे डिटेक्ट किया। वैसे ये तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी पर मौजूद कोई भी चीज, चाहे वह इंसान हो या फिर पेड़ पौधे, सभी पृथ्वी के रोटेशन की स्पीड जो कि 460 मीटर पर सेकंड है, उससे लगातार घूम रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप काफी तेजी से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ सन के चारों ओर पृथ्वी के ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा, बल्कि पृथ्वी के अंतरिक्ष में एक बड़े ब्लैक होल के चारों ओर ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रहा है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आपको तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, तो इस बात का शुक्र मनाइए कि आप पृथ्वी के अंतरिक्ष में स्पीड को महसूस नहीं करते, क्योंकि अगर आप इस स्पीड को महसूस कर पाते तो आप शायद जिंदा ही ना होते। पर चलिए, यह पूरा एक अलग टॉपिक है। अगर आप कहेंगे तो इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। कमेंट में वीडियो बनाएं जरूर लिखें। लेकिन क्योंकि आज के टॉपिक में हम डामा एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले हैं, तो देखते हैं कि आखिर पृथ्वी की अंतरिक्ष में इस तेज मूवमेंट से डार्क मैटर किस तरह जुड़ा है। तो सबसे पहले एक उदाहरण से समझिए। जब आप पृथ्वी पर किसी गाड़ी या ट्रेन में तेजी से जा रहे होते हैं और अगर आपने कभी अपना हाथ बाहर निकाला हो तो आपको पता होगा कि हवा की तेज रफ्तार आपके हाथ को हिट करती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बहुत सी गैसों से भरा है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक वार्निंग है कि चलती हुई ट्रेन या किसी भी गाड़ी से आपको अपना हाथ बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब आते हैं अपने यूनिवर्स पर, क्योंकि यूनिवर्स भी बहुत सी तरह की चीजों से भरा है जो पृथ्वी की अंतरिक्ष में लगातार गति के दौरान पृथ्वी पर पहुंचती रहती हैं। पर ये सब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरह नहीं है, बल्कि यूनिवर्स पूरी तरह से वैक्यूम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स खाली है, बल्कि इसके जिस भाग को आप खाली समझते हैं वहाँ पर भी बहुत से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इनका प्रभाव पृथ्वी पर और सोलर सिस्टम पर पड़ता है। यह पार्टिकल्स हैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स का करीब 95% भाग डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से मिलकर बना है। इसलिए अब अगर हम अपने गाड़ी वाले एग्जाम्पल को याद करें, तो जिस तरह गाड़ी के तेज चलने पर आपको हवा की रफ्तार तेज महसूस होती है, उसी तरह जब पृथ्वी सन के ऑर्बिट में काफी तेजी से अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रही होती है, तो उस दौरान पृथ्वी को भी बहुत से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का सामना करना पड़ता है। और सन को ऑर्बिट कर रही अर्थ जब जून के महीने में सन के ऑर्बिटल मोशन के अलाइन में होती है, तो उस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हिट करती है। और जब दिसंबर में पृथ्वी का ऑर्बिट सन के दूसरी ओर होता है, तो उस समय पृथ्वी पर आने वाले डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मात्रा भी सबसे कम होती है। वैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नॉर्मल मैटर से तो रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
यह पृथ्वी और इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर हम अंतरिक्ष में पृथ्वी के ट्रैवल करने के दौरान डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को पृथ्वी के दिसंबर और जून में पृथ्वी के आसपास से निकलने के दौरान किसी तरह से डिटेक्ट कर सकें, तो ये भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को ढूंढने का एक प्रूफ होगा। इसलिए इटली के ग्रान सेसो नेशनल लेबोरेटरी में डामा नाम का एक डार्क मैटर डिटेक्शन टेस्ट किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने सोडियम क्रिस्टल को एक बॉक्स में कई और एडवांस डिवाइसेस के साथ बंद किया और जनवरी 1, 1995 में जमीन के 500 मीटर नीचे दबा दिया। सोडियम क्रिस्टल बहुत ही आसानी से अपने चारों ओर मौजूद न्यूक्लियर रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है और इससे रेडियो एक्टिव पार्टिकल के टकराने पर एनर्जी निकलती है, जिसे इसमें लगी लाइट के जरिए काफी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भी इस बॉक्स में लगे दूसरे कई डिवाइसेस इतने ताकतवर हैं कि वह सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना था कि चाहे भले ही डार्क मैटर नॉर्मल मैटर के साथ रिएक्ट ना करता हो, लेकिन इस बॉक्स के द्वारा उससे निकलने वाले रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर परेशानी थी कि पृथ्वी पर रेडिएशन कई जगह से आता है, जिसमें सबसे बड़ा सोर्स तो सन ही है, जिससे पृथ्वी पर रोजाना काफी रेडिएशन पहुंचता है। इसके अलावा यूनिवर्स में भी बहुत कॉस्मिक रेडिएशन मौजूद है। ऐसे में वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि इन सभी सोर्स के चलते हमें गलत रेडिएशन रीडिंग्स मिले। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस पूरे बॉक्स के अंदर मौजूद सोडियम क्रिस्टल के चारों ओर प्योर नाइट्रोजन गैस भरी और पूरे बॉक्स के चारों ओर कॉपर और पैराफिन की भी मोटी लेयर्स को चढ़ा दिया। इसके बाद इस पर कई टेस्ट किए गए, जिसमें वैज्ञानिकों ने देखा कि यह पृथ्वी पर आने वाली स्पेस रेडिएशन और सन से आने वाले रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर रहा था। साथ ही इस पर सन से आने वाले रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन का प्रभाव पड़ना खत्म हो गया था। तो इसे पृथ्वी के क्रस्ट लेयर में करीब आधा किलोमीटर नीचे तक दबाकर लंबे समय तक छोड़ दिया गया। लेकिन जब कुछ साल बाद इसकी रीडिंग चेक की गई तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इसमें मौजूद सोडियम क्रिस्टल ने कई बार ऐसी एनर्जी को डिटेक्ट किया था जिसके सोर्स का इस डिवाइस में कोई डेटा नहीं था। मानो वह एनर्जी रेडिएशन किसी अननोन सोर्स से आ रही हो। और इसमें वैज्ञानिकों को एक पैटर्न दिखा जो पृथ्वी के सन के अराउंड ऑर्बिट से मेल खाता था। यानी कि जून के समय तो इस बॉक्स में रखे सोडियम क्रिस्टल में एनर्जी पैटर्न काफी हाई दिखे और दिसंबर के महीने में ये काफी लो दिखे। इस तरह इस पूरे प्रयोग को करीब 20 सालों तक किया गया, लेकिन रिजल्ट हर बार सेम ही निकले। हमें बहुत सही रेडिएशन एनर्जी के डिटेक्शन मिले, लेकिन कभी भी इसका कोई कंफर्म सोर्स नहीं मिला, जिसके बाद वैज्ञानिक कह सकते थे कि यह रेडिएशन अंतरिक्ष में पृथ्वी के ट्रैवल करने के दौरान पृथ्वी पर टकराने वाले डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से ही जनरेट हो रहा था। और यह डामा एक्सपेरिमेंट डार्क मैटर का एक सबूत था। इसके अलावा डार्क मैटर डिटेक्शन के लिए एक और नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके रिजल्ट भी पहले किए गए डामा एक्सपेरिमेंट की तरह ही होंगे। यह नया एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में मौजूद एक गोल्ड माइन में किया जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम SABRE यानी कि सेबर है। इस एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल वही तरीके अपनाए जाएंगे जैसा कि डामा एक्सपेरिमेंट में था। यानी इसमें भी साइंटिस्ट डार्क मैटर के अर्थ पर अलग अलग समय पर टकराने की रीडिंग को चेक करेंगे, जिसमें अगर जून में इस बॉक्स में रखे सोडियम क्रिस्टल पर ज्यादा एनर्जी का प्रभाव दिखता है तो इसका मतलब होगा कि इटालियन एक्सपेरिमेंट की तरह ये भी सफल रहा। वैसे इस वाले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट काफी ज्यादा प्रिडिक्ट हैं, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि पृथ्वी पर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी लगातार अंतरिक्ष से बरसते रहते हैं। वैसे अभी हम केवल डार्क मैटर को ही डिटेक्ट कर पाए हैं। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज और बेसिक क्वालिटी के बारे में वैज्ञानिक अभी भी ज्यादा कुछ नहीं जानते और यह एक काफी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस चीज से यूनिवर्स का करीब 95% हिस्सा बना हो उसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, खासकर अगर हमें अपने यूनिवर्स को समझना है तो। क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमें यूनिवर्स के कई बड़े अनसुलझे सवालों का जवाब दे सकते हैं, जिसमें से एक सवाल ये भी है कि आखिर इतने बड़े ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से पार्टिकल से कैसे हो गया। क्योंकि हमारे पास जो भी थ्योरी है वह केवल हमें बिग बैंग के बाद की स्टोरी बताती है। उससे पहले क्या था और आखिर यह बिग बैंग क्यों हुआ, उसको समझने के लिए हमें पहले अपने यूनिवर्स को ही अच्छे से समझना होगा और उस मैटर को भी जिससे यूनिवर्स का 95% हिस्सा बना है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इंसानों की किस तरह से मदद कर सकती है। तो देखिए, आज हमारी सभ्यता उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हमारे रोवर्स करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों और उनके उपग्रहों की सतह पर यात्रा कर रहे हैं। हमारे टेलीस्कोप अरबों प्रकाश वर्ष से सफर करके आ रही लाइट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। यही नहीं,
हमने तकनीकी और गणित की आंखों से लंबे समय से रहस्य बने ब्लैक होल को देखने में भी सफलता हासिल की है। तो भले ही हम अभी तक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन हम इतना तो जानते हैं, किसी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कारण यह पूरा यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेजी से लगातार एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि फैलता जा रहा है। यानी अगर हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझ सके तो शायद भविष्य में लाइट की स्पीड या फिर उससे भी ज्यादा तेजी से यूनिवर्स में ट्रेवल कर पाना संभव हो सकता है। पर अभी के लिए तो यह फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी फिजिक्स के नियमों को बदलने में इंसानों की शायद मदद कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।